दोस्तों हमारा 7 मार्च को कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार तैयारी करना इसका भी हमने स्टार्ट कर दिया। ओके, इसलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है 2 अंकी वाले महापुरुष की पहले बताना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा 2 अंकी वाले महापुरुष इस वीडियो में भी देखेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे ये पार्ट 2 रहने वाला है। दोस्तों पार्ट 1 आ चुका है। बाकी आप क्रम से प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, लगातार अभी आपकी जियोग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा। 3 अंकी वाली बात आऊंगा, 4 अंकी वाले प्रश्न आपको तैयार कराऊंगा, फिर आपके मैपिंग वाला सेक्शन 5 नंबर का वो भी आपको बताऊंगा। ओके, तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप क्या है 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 नाम से प्लेलिस्ट को जाकर आप वीडियो देखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अभी फिजिक्स की तैयारी कराऊँ, इकोनॉमिक्स की तैयारी कराऊँ, तो उसकी भी लगातार वीडियो रहेंगी, तो फिर आपको अपनी जियोग्राफी वीडियो ढूंढने दिक्कत हो जाएगी। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट पे जाकर देखते रहना है। ओके, तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखिए। किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है, यानी अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपकी मेहनत पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप सोचे कि हाँ मेरी किस्मत में लिखा होगा कि मैं भूगोल के पेपर में 70 में 70 लाऊं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला है। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। मतलब मानव भूगोल है उसको किस टाइप, उसका नेचर कैसा है। तो किसी भी जैसे देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा सॉल्यूशन बताऊंगा, सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा परफेक्ट सॉल्यूशन आएगा। जितना पेपर में जिस हिसाब से लिखना चाहिए उसी प्रकार से आंसर रहने वाला है। ओके, तो किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदायों तथा वहाँ की प्रकृति और सांस्कृतिक वातावरण में परस्पर कार्यात्मक संबंध होता है। अतः इस संबंध का अध्ययन करना ही क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति है। क्या बताया जा रहा है, कोई भी एरिया है वहाँ पर निवास करने वाले जो समुदाय मतलब मानव समुदाय है और वहाँ की जो प्राकृतिक और संस्कृति का वातावरण है उस पर जो संबंध है, उनका जो संबंध का जो अध्ययन करते हैं वही मानव भूगोल की प्रकृति है। नेक्स्ट है, प्रकृति के मानवीकरण से क्या आशय है। प्रकृति के मानवीकरण से क्या आशय है, मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं जिनकी छाप प्रकृति के वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इसी को क्या प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। प्रकृति का मानवीकरण यानी क्या है, प्रकृति को मानव अपने हिसाब से बना लेता है। ओके, कोई भी एरिया है अगर उसमें क्या है उसका डेकोरेशन कर देते तो हमने क्या अपना मानवीकरण कर दिया है। कोई भी एक स्थान है अच्छा नहीं लग रहा तो उसकी हमने साफ सफाई कर दी, वहाँ लाइटें वगैरह लगा दी, हमने उसका डेकोरेशन कर दिया, तो हम लोग वो काम क्या कहलाएगा, हमारा डेकोरेशन यानी मानवीकरण कहलाएगा। हमने उसको क्या सजा धजा दी, अच्छा कर दिया। तो वही बताया जा रहा है प्रकृति के साथ अगर हम क्या है उसको सजा रहे हैं, प्रकृति को सही कर रहे हैं, तो वहाँ क्या मानवीकरण कहलाएगा। तो मानवीय क्रिया द्वारा सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। ओके, जिसकी छाप क्या प्रकृति पर सर्वत्र दिखाई देती है, यह क्या है प्रकृति का मानवीकरण है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, क्या होता है। तो पहले तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, फॉर्मूला आपका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो जनसंख्या घनत्व होता है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। बस ये आपको फॉर्मूला याद है तो उसी के अनुसार आप परिभाषा बता सकते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके निम्नलिखित सूत्र प्रदत्त करते हैं, ये आपका दिया हुआ सूत्र है। तो परिभाषा क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र में कोई भी एरिया है वहां पर निवास करने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है वही उसका जनसंख्या घनत्व कहलाती है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो याद रखना है प्रीवियस ईयर में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है। आशोधित जन्म दर से क्या है और अशोधित जन्म दर क्या है। पिछली वीडियो मैंने आपको जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपको तो पता होना ही चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन है अशोधित जन्म दर क्या है। तो यह मध्य वर्ष की प्रति 1000 संख्या के अनुपात में होने वाले जन्मों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। इस माप के लिए केवल जीवित शिशुओं के जन्म को ही गिना जाता है। इसमें केवल क्या है जीवित शिशुओं के जन्म को गिना जाएगा। ये फॉर्मूला देखिए सबके आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको अगर पेपर मान लीजिए परिभाषा भी नहीं लिख पाते हैं, फॉर्मूला लिख दे तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये बोला फॉर्मूला टाइप का जो आपका रहता है ये आपको तैयार होना चाहिए। आशोधित जन्म दर CBR यानी होता है आपका 200 वर्ष में जन्मे बच्चे बटे हो जाएगा अनुमानित मध्य वर्ष की जनसंख्या गुणे आपका 1000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक क्या है। तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है, मानव विकास सूचकांक आधारभूत मानव विकास की औसत उपलब्धियों का एक सरल सा लिस्ट सूचकांक है जिससे विभिन्न देशों का पदानुक्रम निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुछ लोग बुनियादी चुनाव करने में असमर्थ क्यों होते हैं, समझाइए। बुनियादी चुनाव करने में असमर्थ क्यों होते समझाइए। तो कुछ लोगों के पास बुनियादी चुनाव करने में क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। इस बातें के मुख्य कारण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी अक्षमता, उनकी गरीबी, सामाजिक भेदभाव, संस्थानों की अक्षमता आदि हो सकते हैं। इस कारण वे क्या चुनाव में असमर्थ होते हैं। ये बुनियादी चुनाव का मतलब क्या है, जो बुनियादी चीजें हमारी बुनियादी चीजें जैसे मान लीजिए हमारी शिक्षा है, शिक्षा प्राप्त करना एक हमारा बुनियादी आवश्यकता है। ओके, बुनियादी हमारी चीज है, लेकिन फिर भी क्या है कुछ लोग क्या शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते। रीजन है कि उनके पास शिक्षा के पास पहुंच नहीं है। हो सकता है कि अगर कुछ जहाँ शिक्षा प्राप्त करनी वो बहुत ज्यादा महंगी, उतना पैसे ना हो। तो वही बताया जा रहा है कि बुनियादी जो चुनाव करने के लिए क्षमता उनकी स्वतंत्रता नहीं होती है। या तो उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी उस चीज को या फिर उनके पास क्षमता नहीं हो चीज को। ओके, ये उनकी गरीबी उनके कारण हो सकती है। तो आपको ये पॉइंट बताया जा रहा है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तृतीय क्रियाकलाप क्या है। तो मैं आपको पहले ही बताया था। ओके, मैं आपको अभी पार्ट 1 में 2 नंबर वाले बताए थे।
कि उसमें चतुर्थ क्रियाकलाप समझाए थे। तो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाकलाप है, चतुर्थ क्रियाकलाप है। सबकी परिभाषा उदाहरण एकदम रटे होने चाहिए। 4 आपकी क्रियाकलाप है, कोई भी आपकी परिभाषा आ सकता है, बहुत हाई चांस है। तृतीय क्रियाकलाप क्या है, इसे देखिए, देखो सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को भी कहा जाता है। मतलब इसमें सेवा क्षेत्र से जुड़े काम होते हैं। तो उत्पादन के परोक्ष रूप से सहायक देने वाली सेवाओं को हम कहते हैं क्रियाकलाप कहते हैं। परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं इसमें सहायता की जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहायता की जाती है सेवाओं में। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, व्यापार है, यातायात है, संचार सेवा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी क्या है तृतीय क्रियाकलाप में। जैसे यातायात, जैसे हम व्यापार यातायात की बात करते हुए, तो यातायात कोई उत्पादन नहीं करता, लेकिन हाँ उत्पादन में जो होता है उसको क्या है परिवहन करता है। तो एक बार से उसने काम तो किया ही है, तो वही आपका क्या है परोक्ष रूप से क्या है, अगर हमारी सेवाओं में सहायता करता है तो आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है, तो याद करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल परिवहन के लाभ लिखिए। जल परिवहन के क्या क्या लाभ होते हैं। पहला है कि सस्ता परिवहन साधन रेलों व सड़कों की अपेक्षा जलमार्ग सस्ती परिवहन प्रदान करता है। जो सड़क रेल की जो अपेक्षा जो उसका पैसा खर्च होता है उससे कम है, जल मार्ग में काम हो जाता है, तो ये जल मार्ग है सस्ता परिवहन है। दूसरा, अधिक वहन क्षमता जलयान व मोटर ट्रक या रेलगाड़ी की तुलना में भार वहन करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि जल परिवहन में घर्षण नामात्र का ही होता है। इसमें मतलब हम ज़्यादा सामान ले जा सकते हैं, जितना रेल में ले जाएंगे, बस मतलब अपना जो मोटर ट्रक में ले जाएंगे उससे कई गुना सामान हम क्या किस में ले जा सकते हैं, जलयान में ले जा सकते हैं, यानी जहाजों वगैरह में ले जा सकते हैं। ओके, आप जानते भी देखा भी होगा, बहुत ज़्यादा इसमें सामान ले जाया जा सकता है। जितना जिसमें एक ट्रक में इतना सामान है उससे 100 गुना, जो 100 ट्रक भी लग जाएंगे तो भी उतना उससे ज़्यादा कई गुना क्या है आपके जहाज़ों में सामान आ जाता है। और इसमें ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जो जल में परिवहन होता है घर्षण नहीं लगता इतना ज़्यादा, तो आसानी से परिवहन हो जाता है। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सेवाएं यानी तृतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार से क्वेश्चन घुमा दिया जाए इसी को, किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है, या जाए सेवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो किस प्रकार से रहेगा। तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए। पहला, वाणिज्य सेवाएं, विज्ञान कानून सेवाएं, जन संपर्क, परामर्श की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिससे किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है। दूसरा है वित्त बीमा, वाणिज्य और आवासीय भूमि और भवनों जैसी संपत्ति का क्रय विक्रय आर्थिक विकास में योगदान देता है। नेक्स्ट, इंटरनेट के क्या तात्पर्य। इंटरनेट, ओके, सब जानते हो इंटरनेट आपका क्या होता है, तो देख लेते। इंटरनेट क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप होता है इंटरनेट का। किसका इंटरनेट शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। कंप्यूटर के माध्यम से संदेश भेजना या यह सर्वाधिक दूरगामी साधन है। ओके, इस सेवा में कोई भी व्यक्ति बैठे बैठे देश विदेश की प्रत्येक घटना को देख सकता है और संपर्क कर सकता है। जैसे मैं कहीं से वीडियो बना रहा हूँ लेकिन आप कहीं से और से भी देख रहे हैं, तो फिर भी आपका हमारा आपस में संपर्क हो पा रहा है, किसी कारण इंटरनेट के कारण हो पा रहा है। ओके, नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कितना प्रतिशत है। तो अनुसूचित जातियों की बात करें तो 16.6%, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 8.6%। ओके, याद भी आपको करना है, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, तो ये पूछा जा रहा है। भारत में की जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ओके, आपको पता है भारत क्या है, अब नंबर 1 बनने वाला है विश्व में जनसंख्या वृद्धि में। ओके, भारत की जनगणना हो जाती है इस बार, तो चीन अभी आपको पता है नंबर 1 पर। ओके, और भारत पर नंबर 1 हो जाएगा। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि भारत की लगातार हो रही है, तो क्या कारण है। पहले तो जन्म दर में वृद्धि हो रही है, लोग क्या है, लोगों की संख्या तो आ रही है, लोग जन्म तो हो रहे हैं, मृत्यु लोग क्या है कम हो रही है, तो जिसमें जनसंख्या है। दूसरा, मृत्यु दर में कमी। सिंपल होता है, जन्म दर में कमी है, मृत्यु दर में, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो बिल्कुल सिंपल दिया, पढ़ के रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखिए। बिल्कुल सिंपल है, प्रदूषित यानी गंदा पानी अगर आप पी रहे हैं तो क्या आपको रोग हो सकता है, तो हैजा हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, प्रदूषित जल पीने से हो सकता है आपका। ओके, आगे देख लेते हैं। साथ ही धुलाई के लिए अशुद्ध पानी से त्वचा रोग, संक्रमण रोग और नेत्र रोग भी जैसे टेक्रोमा हो सकता है, यानी आप गंदे पानी से अगर नहा रहे हैं। ओके, धुलाई का नहाने आप समझिए, तो नहा रहे तो आप क्या है गंदे पानी से नहाएंगे त्वचा रोग हो सकता है, संक्रमण रोग हो सकता है, बिल्कुल सिंपल बात है। ओके, कोई यहाँ आपको ज़्यादा रटने का बात नहीं है, सब आप जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सघन और आपको एकांकी बस्ती में क्या अंतर बताने हैं। ओके, तो सिंपल आपका दिया हुआ है। देखिए सघन बस्तियों को हम साथ बोल सकते हैं, एकांकी को पकीड़े बोल सकते हैं। सघन बस्ती क्या है, मकान पास पास और आपस में बने, नाम ही सघन, सघन यानी पास पास, सघन यानी पास पास, तो मकान जो बनेंगे वो पास पास बने होंगे। एकांकी बस्तियों में मकान एक दूसरे के दूर दूर बने होते हैं। जैसे अब दिल्ली का एग्जाम्पल है, दिल्ली की जो बहुत ज़्यादा क्या है कम एरिया लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ जनसंख्या है, तो लोग बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा सट कर एकदम मकान बने हुए बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो आपके एक सघन बस्ती में आपके चले जाते हैं। ओके, एकांकी बस्तियों में क्या है, थोड़ा दूर दूर मकान बने रहते हैं। ओके, जैसे ये बस्तियाँ क्या उपजाऊ मैदान या औद्योगिक क्षेत्र में होती हैं। ओके, अब औद्योगिक जहाँ क्षेत्र होगा तो वहाँ रोजगार होगा, रोजगार हो इसलिए लोग ज़्यादा रहेंगे तो लोग तो वहाँ के मकान बिल्कुल पास पास बनेंगे। ओके, और साथ ही एकांकी बस्तियाँ, यहाँ बस्तियाँ उच्च भूमि पर्वतीय क्षेत्र बनो जल स्रोतों के पास पाई जाती हैं। क्लियर है। जैसे नगरीय बस्तियों की 2 विशेषताएं बताइए। नगरीय बस्तियाँ हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है। पहला, नगरीय बस्तियाँ नगरों में 75% से अधिक लोग
का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मुख्य व्यवसाय निर्माण उद्योग में काम करना, वाणिज्य व व्यापार में लगे रहना तथा विशिष्ट सेवा देना। नगरीय बस्ती नगर के लोग मेन क्या है? व्यापार करते हैं, वाणिज्य का काम करते हैं। नगरीय बस्तियां नगरों के में मकान एक दूसरे के सटे होते हैं। भूमि की क्या कमी के कारण क्या मकान एक दूसरे अधिक मंजिलों में पाए जाते हैं, यानी कम एरिया बढ़ेंगे। जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल बताया, तो वहाँ क्या है? बहुत ज़्यादा जनसंख्या है लेकिन कम लोग, लेकिन वहाँ क्या कम एरिया है, तो क्या है? बहुत कम एरिया होगा नीचे, लेकिन वहाँ कई मंजिले मकान बना लेते हो। इस बार से वही बात बताई जा रही है। जैसे मलिन या गंदी बस्तियाँ किसे कहते हैं? गंदी बस्तियाँ यानी तो नगरीय क्षेत्र के उन भागों को कहा जाता है जिसमें टूटे फूटे गंदे मकान अव्यवस्थित रूप से विकसित हो, जहाँ पर आसपास का वातावरण अत्यंत दूषित हो, जहाँ प्रतिकूल प्रदूषण वातावरण से लोग निम्नतम स्तर पर जीवन यापन करते। प्रदूषित नाम ही है भाई मलिन गंदी बस्तियाँ। गंदी बस्तियों का मतलब क्या है? कि वहाँ का जो एरिया है, वातावरण बहुत ज़्यादा क्या है? प्रदूषित हो। ओके, वहाँ क्या है? टूटे फूटे और कच्चे मकान, यानी बहुत जो गरीब लोग होते हैं वो उस एरिया में आपके रह रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव भूगोल किस प्रकार की अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित रखता है? तो मानव भूगोल में मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, अतः इसका संबंध अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे आपका इतिहास है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान से भी होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि मानव भूगोल क्या है? अन्य जो सब्जेक्ट हमारे इतिहास, भूगोल और साधन से किस बात संबंध रखता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आदिम समाज और माता प्रकृति का अंतर संबंध क्या है? आदिम समाज और माता प्रकृति का संबंध यह है कि आदिम समाज प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए था। सतत पोषण हेतु वह प्रकृति संसाधनों का या प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। आदिम समाज की भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के रूप में धारणा करता है, यानी जो पहले के लोग थे, पूरा पहले के जो लोग थे, यानी समझ लीजिए आप मान के चलिए कि जैसे आपका आदि मानव लोग थे, तो आदि मानव लोग क्या पूरे जंगलों पर निर्भर रहा करते थे। पहले समय क्या है? लोग जितना भी पूरा जो कुछ चाहिए वो जंगलों से मिलता था, यानी क्या है? जो जंगल था, यानी जो प्रकृति थी हमारी, ये हमारा क्या एक माता के समान भरण पोषण किया करती थी। इसलिए कैसे आपके जो आदिम समाज को है माता प्रकृति के रूप में जाना जाता रहा। ओके, ये माता प्रकृति के रूप में धारणा थी। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रवास के अपकर्ष के कारक कौन कौन से हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में दोस्तों मैं बताया था प्रवास किसे कहते हैं। प्रवास के दो कारक लिखिए, पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रवास तो आपका सिंपल है, यदि कोई एक व्यक्ति एक स्थान में रह रहा है, उस स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान में जाने लगा है, वो आपका प्रवास कहलाएगा। लेकिन उससे कारण क्या? कुछ ना कुछ कारण हो गए। ओके, कोई व्यक्ति एक स्थान जहाँ रह रहा है वो हमेशा रह रहा है, लेकिन उस स्थान को अब छोड़ रहा है, अब वो दूसरी जगह रहना पसंद कर रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कारण हो गया। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी मन चला तो चल दिया। ओके, कुछ ना कुछ कारण होंगे। दो कारक हम यहाँ पढ़ते हैं। ओके, एक तो होते हैं अपकर्ष कारक, होते हैं प्रतिकर्ष कारक। तो अब वो बिल्कुल परफेक्ट माइंड में याद रखना है, अपकर्ष कारक कौन है, प्रतिकर्ष कारक कौन है। रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन की अच्छी दशाएं, शांति व सुरक्षा, अनुकूलन, जलवायु उपलब्धता, समतल उपजाऊ भूमि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब क्या है? अपकर्ष कारक। बिल्कुल आपको याद रखना है। अपकर्ष यानी अच्छे वाले, आपके अच्छे वाले की मतलब कि आप वहाँ अच्छाई देखकर, एक स्थान में आप रह रहे हैं लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, उससे अच्छा तो दूसरा स्थान है, तो अच्छाई देखकर आप जा रहे हैं। अच्छाई में आप क्या देख सकते हैं कि आपको अच्छा रोजगार मिल रहा है, आपको वहाँ शांति सुरक्षा मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है, जल की सुविधा है, साथ ही आपके शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, तो ये आपके अपकर्ष कारक लाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, प्रतिकर्ष कौन कौन से हैं? प्रतिकर्ष कारक यानी होता कि मन नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, लेकिन जबरदस्ती आपको जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अपने गांव में रह रहे हैं, अब वहाँ बाढ़ आ जाती है, तो आपको अपने गांव को तो छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो यानी इस प्राकृतिक आपदाओं के कारण हो जाते हैं, महामारियों के कारण, उबड़ खाबड़ उच्च भूमिया के कारण। ओके, तो यह आपके राजनीतिक अस्थिरता के कारण, जलवायु के कारण, अगर उस स्थान को आप छोड़े तो वो आपके प्रवास के प्रतिकर्ष के रख पाएंगे। अपकर्ष यानी आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं वहाँ। ओके, अच्छाई देखकर, दूसरे स्थान की अच्छाई देखकर जाना है। प्रतिकर्ष यानी जबरदस्ती आपको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। ओके, इस प्रकार से तो ये आपको इस बारे में मतलब जो मैंने बातें बता रहा हूँ ऐसा लिखना नहीं है, लेकिन बस थोड़ा समझ कर आपको रखना है। इन चीजों को रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। नेक्स्ट, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास से तात्पर्य उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में मानव की आय बढ़ाने की प्रक्रिया से होता है। सार्थक जीवन से क्या है? तो सार्थक जीवन वह है जिसमें लोग स्वस्थ हो और अपनी क्षमता बढ़ाने योग्य हो तथा समाज में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो। सार्थक जीवन वही है जिसमें हमें क्या है, जिसमें हम अच्छे, पहले तो स्वस्थ होने चाहिए, क्षमता हमारी होनी चाहिए, क्योंकि क्षमता बढ़ाने की हमें योग्यता होनी चाहिए, साथ ही समाज में अपने उद्देश्य को क्या है, जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त कर सकें अपने अनुसार। तो ये दोस्तों आपका है सार्थक जीवन कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूंगा, अगर आप क्या है ये पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जियोग्राफी कोर्स को मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही 2 नंबर वाले, 3 नंबर, 4 नंबर, इस पास जो अलग से क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिलेगी, वस्तुनिष्ठ आपको दिए जाएंगे। ओके, मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस पेपर रहेगा, यानी आपको प्रॉपर कंटेंट दिया जाएगा जिससे आपको है प्रॉपर तैयारी करके 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे। और मानचित्र भी, इसमें मानचित्र भी आपको पूरा मिलने वाला। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए पूरे कई प्रकार के आप मानचित्र दिए जाएंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 89 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। फीस दोस्तों 199 रुपये रहने वाली है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय को लिखिए। अभी देखिए मैंने आपको चतुर्थ क्रियाकलाप बताते हुए, तो यानी चतुर्थ क्षेत्र, साथ ही तृतीय क्षेत्र समझा दी। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो जीवन यापन के लिए मानव द्वारा अपनाए जाने वाले वे व्यवसाय जिनका संबंध भौतिक पर्यावरण से होता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। सीधा संबंध, ओके, जीवन यापन के लिए हम क्या है, जिन मानव का सीधा संबंध यदि किसी भौतिक पर्यावरण से, प्रकृति से, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। कौन कौन से आते हैं ये तो आपको एकदम याद तक रखने उदाहरण, तो ऑब्जेक्ट में आपको यहीं से बनता है। पेपर में आएगा आखेट करना किस प्रकार के क्षेत्र में आता है, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में। मछली पकड़ना किस प्रकार का क्षेत्र है, तो आपको प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो मछली पकड़ना, आखेट करना, वनों का संग्रहण करना, कृषि करना, ओके, खनिज निकालना, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट मिश्रित कृषि कैसे कहते हैं, तो फसलों को उगाना एवं पशुओं को पालना दोनों एक साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता। मिश्रित यानी मिक्स, मिश्रित यानी मिक्स। हम मिक्स मतलब एक साइड तो हम खेती भी कर रहे हैं, दूसरे साइड से हम क्या है गाय भैंसों भी पाल रहे हैं। ओके, तो वो हमारा अगर दोनों काम एक साथ कर रहे हैं तो आपका मिश्रित कृषि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते देशों के नाम लिखिए, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार देशों के जो उभर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो कौन कौन से देश हैं, तो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये आपके उभरते हुए देश हैं। कृषि पर आधारित दो आपको देश लिखना है, एक वाक्य में भी आ सकता है, तो चीनी उद्योग हो जाता है, जूट उद्योग, ये क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग। चीनी किससे बनती है, चीनी यानी शक्कर, शक्कर गन्ने से बनती है, तो गन्ना क्या है आपका कृषि पर आधारित इस प्रकार से। जैसे भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के उत्पन्न कोई दो समस्या लिखी, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। नगरीय जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहला कि नगरों में प्रतिदिन क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या से आवास हेतु मकानों में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी जब नगर में क्या है बहुत लोग रहने लगे हैं, तो एरिया तो उसका फिक्स ही है, वहाँ तो क्या मकानों की समस्या उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरों में क्या है जल मल निकास की दूषपूर्ण व्यवस्था तथा कूड़े कचरे के जल वायु ध्वनि समस्याएं चरम सीमा पहुंचे। यानी अब देखिए जो नगर होते हैं, ओके, बड़े बड़े नगर, वहाँ ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा गाड़ी वाहन हो गए, साथ ही जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये मतलब ये प्रदूषण बहुत ज्यादा वहाँ बढ़ता जाता है। जैसे भारत में ग्रामीण जनसंख्या की विशेषताएं लिखिए, तो भारत में जो गांव की जो जनसंख्या उसमें क्या क्या विशेषताएं, तो पहले है कि ग्रामीण जनसंख्या छोटे छोटे गांव में निवास करती है। भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है सीधे सिंपल है, छोटे छोटे गांव में निवास करती है। दूसरा, ग्रामीण जनसंख्या का जीवन शांत सदा और बनावटी रहित होता है। ओके, आप अगर बड़े बड़े शहरों में जाएंगे लोग रहेंगे तो बनावटी पूर्ण रहते हैं, ओके, यानी दिखावा कहते हैं जिसे हम। ओके, जबकि गांव के जो लोग रहते हैं बहुत सीधे साधे, क्या है, बनावटहीन रहते हैं। जो है जो दिखता है वही है उनका। ओके, इस बात से ग्रामीण लोगों में एक प्रकार का सामाजिक संबंध और सहयोग पाया जाता है। नेक्स्ट है बस्तियां किसे कहते हैं, सिंपल है, बस्तियां क्या है, कुछ मकानों और घरों का जो समूह होता है जहां पर एक ही व्यवसाय अथवा विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग रहते हैं, वो आपको क्या बस्तियां कहलाते हैं। शिक्षा नगर किसे कहते हैं, ओके, तो जिन नगरों का विकास उनकी शिक्षा की सुविधाओं के कारण होता है उन्हें शैक्षणिक नगर कहा जाता है। यानी ऐसा नगर जिसे उसे शिक्षा के कारण जाना जाता है वो शैक्षणिक नगर होता है। जैसे आपने कोटा बहुत सुना होगा, कोटा है, तो कोटा में सभी लोग क्या है JEE और नीट की तैयारी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। ओके, अब ये आपका क्या है एक शैक्षणिक नगर है। इलाहाबाद में भी लोग बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं, कोटा में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो ये आपका शैक्षणिक नगर है। ये कोटा है, तो कोटा के लोग क्यों जानते हैं, ओके, कि JEE नीट की तैयारी करना है, JEE की तैयारी करने के लिए जा रहा है, तो उसके मतलब उसकी शिक्षा के कारण जाने जा रहे, इसलिए वो शैक्षणिक नगर है। ओके, जनसंख्या प्रदूषण से किसे कहते हैं, तो अनियंत्रित बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा प्रकृति के साधनों पर अधिकतम दोहन एवं लोगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में गैसों का उत्सर्जन जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जनसंख्या प्रदूषण कहलाता है। यानी जनसंख्या के द्वारा यानी लोगों के द्वारा प्रदूषण करना जनसंख्या प्रदूषण कहलाता है। जनसंख्या प्रदूषण के कारण जनसमान का स्वास्थ्य में क्या गिरावट आती है। प्रदूषण बढ़ेगा तो लोग क्या है बीमार पड़ेंगे, उसके स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण की दो हानि। अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसे क्या कहानी है, तो देखिए वायु प्रदूषण से गंदा जो वायु है, ओके, मलित वायु है, वो सीधे हमारे क्या है सांस के द्वारा श्वसन क्रिया के द्वारा क्या फेफड़ों में जाएगा। तो इससे में क्या है तो वायु प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन की परत समाप्त करता है। इससे परिणाम स्वरूप सूर्य से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, जो क्या है पृथ्वी मनुष्य की त्वचा पर प्रभाव डालती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की परत है, ओजोन परत हम कह सकते हैं। ओजोन परत क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें उन्हें हमें रोकता है। ओके, लेकिन जैसे ही वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो ओजोन परत होती है वो लेयर खत्म होती जाती है, जिससे क्या है वो सीधे जो पराबैंगनी किरणें हैं सीधे अपनी पृथ्वी में एंटर हो जाती हैं। ओके, पृथ्वी पर आ जाती हैं और लोगों को क्या है तो इससे जब पड़ेगी लोगों के सूर्य की प्रकाश पड़ेगा तो त्वचा रोग हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण से फेफड़े, हृदय, स्नायु तंत्र, परितंत्र, परिसंचरण के रोग होते हैं। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां होती है, क्योंकि वायु प्रदूषण क्या है सांस लेंगे फेफड़ों में जाएगा वायु, गंदी वायु रहेगी, इसमें क्या है श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। सिंपल है। तो ये आपके थे 2 अंकी वाली महत्व प्रश्न। ओके, इससे पहले वाली जो क्वेश्चन बताया अभी आपको तैयार कर लेना जाना है। आगे 3 अंकी 4 अंकी वाले भी देखिए, आपको मैपिंग सेक्शन भी करा दूंगा और भी मुझे क्वेश्चन बता दो वो भी आपको मैं बताते जाऊंगा। ओके, तो बाकी अपने हिसाब से आप क्या है क्वेश्चन तैयार करते जाइएगा, जितने बताए वो तो पढ़ना ही है, साथ ही अपने हिसाब से भी और भी पढ़ते जाइएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारा जो पहले वाला चैनल था वो हैक हो चुका है, तो हमारे उसमें पास एक्सेस नहीं है। ओके,
तो एक नया टेलीग्राम चैनल बना गया, तो इसी वीडियो के पिन कमेंट में दिया है, तो जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा आप। ओके, साथ ही दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा और इंस्टाग्राम फॉलो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।